गायत्री जी गुस्से से बोली, बहू संभलकर काम नहीं कर सकती क्या? जानती भी हो कितना महंगा डिनर सेट था यह। तुम्हारे बाप के घर तुमने देखा भी नहीं होगा कभी ऐसा डिनर सेट। यहाँ भी कुछ फ्री में नहीं आया है। वैसे भी तुम्हारे पिता ने दहेज में भी तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं दिया। हमारे अरमानों पर तो पानी ही फेर दिया। अगर हम पहले ही जानते कि तुम्हारे मायके वाले इतने गरीब हैं तो कभी अखिलेश का रिश्ता तुम संग न जोड़ते। सरस्वती के हाथों डिनर सेट की एक थाली गिर जाने से सासू माँ के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर सरस्वती का दिल ही टूट गया। शादी को एक ही तो हफ्ता हुआ था, तभी अंदर कमरे से छोटी ननद विनीता सुनकर बाहर आकर बोली, माँ यह रिश्ता तो अब जैसे तैसे हो गया, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर हाँ, दूसरे भाई राहुल के लिए बहुत सोच समझकर रिश्ता करेंगे। भगवान करे मेरी दूसरी भाभी दिखने में भी बहुत सुंदर हो और दहेज भी तगड़ा लाए, ताकि हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो सके। देवर राहुल कहाँ पीछे रहने वाला था। वह बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अखिलेश भैया की तरह इतना सीधा नहीं हूँ कि गरीब घर की लड़की लाऊं। मैं तो ऐसी जगह शादी करूँगा जो लोग मालामाल भी हो और लड़की दिखने में भी कई गुना सुंदर हो। सरस्वती ने पति अखिलेश की तरफ देखा तो अखिलेश भी चुप थे। सरस्वती के आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गिरे, मगर कोई चुप कराने तक ना आया। वैसे भी ऐसे लोगों से अपेक्षा क्या करना जो इतने कड़वे शब्द बोलते हों। आज सरस्वती का पूरा दिन गुमसुम बीता। रात को जब अखिलेश कमरे में आए और सरस्वती को उदास देखा तो वे बोले, घर वालों की बातों को दिल से ना लगाओ सरस्वती, वे लोग बहुत लालची हैं, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी भर का गठबंधन जोड़ा है। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? सरस्वती ने धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। अब तानेबाजी का रोज का ही क्रम चलना शुरू हो गया। कभी देवर राहुल, कभी ननद विनीता, तो कभी सास गायत्री जी कुछ ना कुछ कह देते, जिससे सरस्वती के दिन उदासी भरे बीतने लगे। बस एक बात की खुशी थी कि जिससे शादी हुई थी वह इंसान बहुत अच्छा है। अखिलेश शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वह घर में कुछ झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए खुद भी शांत रहते थे और सरस्वती को भी शांत रहने कहते थे। दिन महीने साल बीतते गए, मगर आज तो घर वालों ने हद ही कर दी। घर के जेवर गायब होने पर सरस्वती से पूछताछ शुरू कर दी। अब अखिलेश भी तिलमिला उठे। वे बोले, आज तक मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था, मगर बस अब बहुत हो गया। आप लोग मेरी सरस्वती पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? यह बेचारी हर रोज सब कुछ सुनकर भी चुप रही, एक शब्द ना बोली। शायद यही वजह है कि आप लोगों की हिम्मत आज इतनी बढ़ गई। चलो सरस्वती, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, बोलकर अखिलेश ने अपना और सरस्वती का सामान पैक करना शुरू कर दिया। वे दोनों घर छोड़कर चले गए और एक किराए के घर में रहने लगे। थोड़े दिनों में छोटे भाई राहुल की शादी का कार्ड मिला, मगर घर से कुछ फ़ोन नहीं आया। सरस्वती अखिलेश से बोली, जो भी हुआ भूल जाते हैं। राहुल की शादी में हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिर आप उसके बड़े भाई हैं। अखिलेश बोला, घर वालों को भी तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। सिर्फ कार्ड भेजने से क्या मैं चला जाऊँगा? क्या अब मैं इतना पराया हो गया हूँ कि कोई मुझे एक फ़ोन करने को तैयार नहीं है? अखिलेश नहीं माना और वे लोग शादी में नहीं गए। 2 महीने बाद गायत्री जी का सरस्वती पर फ़ोन आया। वे बोली, जो हुआ सब भूल जाओ और अपने घर फिर से लौट आओ।
पहले तो सरस्वती समझ नहीं पाई कि अचानक सासू माँ इतना प्यार क्यों बरसा रही है। जब उसने सब अखिलेश को बताया तो अखिलेश को भी सुनकर हैरानी हुई और आखिर सरस्वती के समझाने और मनाने पर अखिलेश घर चलने को तैयार हुआ। सरस्वती घर आई और पहली बार देवरानी रुचिका से मिली और सोचने लगी, घर वालों और देवर जी ने जैसा चाहा था वैसी लड़की मिली है। देखने में रुचिका बहुत सुंदर थी और दहेज भी तगड़ा लेकर आई थी। 2 दिन में ही सरस्वती समझ गई कि रुचिका घर में किसी की भी सुनती नहीं है, बल्कि अपना हुक्म चलाती है। घर का एक काम नहीं करती और सभी को जो मन में आया वह बोल देती है। सरस्वती ने आकर जैसे ही रसोई संभाली, सभी घर वाले खुश हो गए, जैसे शायद इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सरस्वती वापस आ जाए। सरस्वती गाय जरूर थी मगर बेवकूफ़ नहीं। आज भी घर वालों ने उसे सिर्फ ज़रूरत के लिए याद किया था। उन्होंने जैसी चाही वैसी बहू तो वे ले आए थे, मगर यह दूसरी बहू सभी को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आस पड़ोस में पता चला कि घर वालों ने रुचिका की सुंदरता और दहेज की बहुत तारीफ कर रखी थी और वहीं सरस्वती का तो कोई नाम तक नहीं लेना चाहता था। मगर आज फिर से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सभी सरस्वती से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अखिलेश भी सब कुछ समझ चुका था। अखिलेश सरस्वती से बोला, तुम सब कुछ देखकर भी इतनी अनजान क्यों बन रही हो? सरस्वती बोली, आप कहना क्या चाहते हैं अखिलेश? अखिलेश बोला, इन लोगों ने हमें बस यहाँ अपना स्वार्थ पूरा करने बुलाया है। इनकी दूसरी बहू रुचिका ना तो रसोई में कुछ मदद करती है और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती है, इसलिए इन्हें अब तुम्हारी याद आई है। सरस्वती बोली, अखिलेश, मैं भी सब कुछ समझ चुकी हूँ, मगर अगर ऐसे हालात में हम भी इन्हें अकेला छोड़ देंगे तो यह लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम इस घर के बड़े बेटे बहू हैं, हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? अखिलेश बोला, सच सरस्वती, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया, जो सब कुछ जानते हुए कि मेरे घर वाले कितने स्वार्थी और लालची हैं, फिर भी उनकी मदद करने की सोच रखती है। जिस घर ने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया, उन लोगों के लिए आज भी इतना कुछ करती हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ गया है सरस्वती। शायद मैं तुम्हारे इन उपकारों का बदला कभी ना चुका पाऊँ। सरस्वती बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं? हमारे यह गठबंधन इतना मजबूत है कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता है और हमें हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करना है। अचानक राहुल और रुचिका के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी कमरे की ओर दौड़े तो देखा रुचिका अपना सामान लिए बाहर निकल रही है। गायत्री जी बोली, बहू क्या हो गया? तुम ऐसे सामान लिए कहाँ जा रही हो? रुचिका बोली, मुझे नहीं रहना आपके बेटे के साथ। मैं इस गठबंधन और 7 फेरों से अपने आप को आज़ाद करती हूँ। और हाँ, मेरे मम्मा पापा ने मुझे दहेज में जो भी चीज़ें दी हैं वह सब वापस कर देना। मेरे पापा जल्द ही कुछ नौकर भेजेंगे, मेरा एक एक सामान लौटा देना। राहुल रुचिका के पैर पड़ गया। गायत्री जी रोने लगी और ननद बबीता बोली, भाभी रुक जाओ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, मगर आप ऐसे घर छोड़कर ना जाएं। गायत्री जी बोली, बहू हमारी कितनी बदनामी होगी अगर तुम ऐसे चली गई तो? आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या हमने तुम्हें शिकायत का कोई मौका दिया? रुचिका बोली, माँ जी, मैं एक ही शर्त पर रुकने तो तैयार हूँ। अगर मैं और आपका बेटा अपने अलग घर में रहें। मैं संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। मेरे मम्मा पापा के पास इतना पैसा है कि मैं अपने लिए अलग से 10-10 नौकर रख सकती हूँ। मैं यहाँ क्यों सबके साथ रहूँ? जो राहुल कुछ देर पहले कमरे में झगड़ रहा था, उसने भी रुचिका से हाँ कह दी
और बोला, रुचिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे लिए यह घर छोड़ने को तैयार हूँ। और दोनों साथ चल गए। गायत्री जी माथे पर हाथ रखकर एक जगह बैठ गई। उन्होंने दुख भरी नज़रों से सरस्वती की तरफ देखा। सरस्वती आज भी यूं ही चुपचाप खड़ी थी, जैसे वह पहले खड़ी रहा करती थी। गायत्री जी सरस्वती के पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू। मैंने हीरे को पत्थर समझा और पत्थर को हीरा समझा, मगर आज मुझे यह एहसास हो गया है कि तुम हमारे घर की असली हीरा हो। रुचिका अपना सारा सामान लेकर राहुल को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई और गायत्री जी ने उन्हें फिर कभी दोबारा ना बुलाया, ना रोका। आखिर उन्हें हीरे और पत्थर के बीच का फ़र्क जो समझ आ गया था। वे बोली, हीरा जिस तरह दूर से चमकता है, उसी तरह रुचिका भी मुझे दूर से ही चमकती हुई लगी थी। और सरस्वती उस पत्थर के समान थी जिसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। मगर अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मैंने सरस्वती बहू तुम्हें कितना सताया है, जिसके बदले में तुम कभी पलटकर कुछ नहीं बोली, क्योंकि पलटकर जवाब देना तुम्हारे संस्कारों में नहीं था। गायत्री जी कभी राहुल को फ़ोन करती तो राहुल भी ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वह रुचिका से बहुत डरता था। गलती से भी रुचिका को अगर पता चल जाता कि राहुल उसके घर वालों से बात करता है तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देती। मगर वहीं दूसरी तरफ सरस्वती थी जो अखिलेश को उसके घर वालों से एक रहने की सलाह देती। गायत्री जी आज सरस्वती की सारी बातें मानती हैं और उसे प्यार भी करती हैं। दूसरी बहू ने आकर सास की आंखें खोल दी थी। दोस्तों, पैसा और सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। प्यार और अपनापन बहुत मायने रखता है और अक्सर घर में यही देखने को मिलता है। जिसकी आप सबसे कम कद्र करते हैं वही आपकी इज्जत का ख्याल सबसे ज़्यादा रखता है। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति, हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।